तो हेलो बच्चों। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और दर्पण क्या होता है, दर्पण के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं, अलग अलग जो शब्दावलियाँ यूज होती हैं दर्पण के लिए, उनको हमने सीखा था। आज हम बात करेंगे स्पेशली किसकी गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है इसको समझने में। तो इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में हम इसको सीखेंगे और आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। बहुत आसान है ना। तो अगर आप देखेंगे 10वीं की जो NCERT की बुक है उसमें इस तरीके से अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए जो प्रतिबिंब बनता है उसको उसकी जो टेबल है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे क्योंकि ये देखने में काफ़ी मुश्किल लगती है और काफ़ी बच्चों को इससे समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, जो बेसिक रूल्स होते हैं प्रतिबिंब बनने के वो क्या होते हैं। आज हम बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आप देखिए, ये इस तरीके से जो डिफरेंट पोजीशन होती है, अलग अलग स्थितियाँ होती हैं बिंब की, वस्तु की, उसके लिए ये 6 किरण आरेख बनाए गए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि किरण आरेख बनाए कैसे, क्या इनको याद करें, याद करेंगे तो एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। तो वो बेसिक रूल्स क्या हैं जिनसे हम, अगर हमें कोई भी केस दिया जाए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का, तो हमें मुश्किल ना हो और हमें रटना भी ना पड़े, हम बहुत ही आसानी से इनको याद कर पाए, ठीक है। तो ये जो सारे किरण आरेख होते हैं, इसके लिए हमें कुछ प्रतिबंध समझने होते हैं, कुछ नियम समझने होते हैं और उन नियमों को समझने के लिए, वो नियम क्या है उनको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप देखिए, जैसे वो नियम एक बार आप समझ जाओगे उसके बाद किरण आरेख बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है, प्रतिबिंब बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। तो आप देखिए, अगर आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं किसी भी, तो प्रतिबिंब किसका बनेगा, किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, बिंब का बनेगा। तो आपके पास सबसे पहले बिंब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आप प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी आपके पास दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो अगर आपके पास ये दो शुरुआती कंडीशंस अगर आपको पता है, मालूम है, तो आप प्रतिबिंब के बारे में 3 चीज़ें पता कर सकते हैं जो यूजुअली हमको पता करनी होती हैं। पहला, प्रतिबिंब की आप स्थिति बता सकते हैं, यानी प्रतिबिंब की स्थिति को कहने का मतलब यह है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बिंब की स्थिति के लिए जो भी बिंब आपने जिस भी स्थिति को रखा हुआ है, तो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि वो बिंब की स्थितियाँ क्या होंगी, क्या हमको वो याद करनी है, रटनी है, या कोई तरीका है ना, या कोई ट्रिक है जिसकी मदद से हम बिंब की स्थिति को समझ पाएँ, विजुलाइज कर पाएँ, ठीक है। तो ये बिंब की स्थितियाँ क्या हैं, कैसे याद रखें, कैसे समझें, इसको अभी हम इसके बाद डिस्कस कर रहे होंगे और बाकी जो भी दर्पण होगा उसके लिए हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो बिंब की कोई एक स्थिति होगी जिसके लिए आपका प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो प्रतिबिंब में आपको 2-3 चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। पहला, स्थिति, यानी आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, पीछे बनेगा, वो स्थिति क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। दूसरा, साइज। तो आपने जो बिंब लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, वस्तु लिया है, उसका कुछ ना कुछ साइज होगा। तो उसकी तुलना में जो आपका प्रतिबिंब है वो बड़ा बना, छोटा बना, या बिंदु साइज बना, क्या बना, है ना, या बहुत बड़ा बना। तो साइज भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि गोली दर्पण के केस में होता क्या है, गोली दर्पण के केस में जो आप वस्तु की अलग अलग स्थिति के लिए
आपका प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो भी अलग अलग होता है, वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है ना। और सेम प्रकृति, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति आपकी सीधी, प्रकृति कहने का मतलब कि जो आपका प्रतिबिंब है वो आपका सीधा बना या उल्टा बना, ठीक है। और ये आभासी और वास्तविक, तो जो सीधे होते हैं वैसे वो प्रतिबिंब क्या होते हैं? आभासी होते हैं, वर्चुअल होते हैं, ठीक है। और जो उल्टे होते हैं यानी इन्वर्ट बनते हैं प्रतिबिंब, वो वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। तो अभी ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हम ले रहे हैं उनको कहने का मतलब क्या है, इनको कैसे समझें, तो यही बात हम करने वाले हैं। तो एक बात पहले समझनी पड़ेगी, वो पहली बात क्या है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं उनमें आप अगर वस्तु को दर्पण से आगे पीछे अगर मूव कराएं, आगे पीछे लेके जाएं, तो आपके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? दर्पण में ही आगे पीछे जाती है। तो समतल दर्पण के केस में मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है। तो हमने सीखा है कि जो समतल दर्पण में ये प्लेन मिरर है, अगर वस्तु ये 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है और इसका साइज अगर 2 मीटर है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के अंदर, है ना, कितनी दूरी पे बनेगा? 5 मीटर की दूरी पे बनेगा। और इसका साइज भी क्या होगा? सेम होगा, 2 मीटर का। अगर आप इसको दर्पण के पास लाएंगे, मान लीजिए आप इसको 3 मीटर पे लेके आए, तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आ जाता है 3 मीटर की दूरी पे। और अगर आप इसको दूर लेके जाएं, 10 मीटर की दूरी पे लेके जाएं, तो आपका प्रतिबिंब भी अंदर की ओर कितना 10 मीटर पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये कुछ, तो समतल दर्पण के केस में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है समझने में। लेकिन गोलीय दर्पण के केस में जो स्थितियां हैं वो जो पिक्चर है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो पिक्चर क्या है? वहाँ पे अगर आप वस्तु की, बिंब की स्थिति बदल देंगे तो, है ना, तो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति भी चेंज हो जाती है। वो दर्पण के सामने भी बन सकता है, दर्पण के पीछे भी बन सकता है, साइज भी उसका बड़ा छोटा, पॉइंट साइज भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी बन सकता है, ओके। और बराबर भी बन सकता है, समान भी बन सकता है, ओके। यानी हर प्रकार का प्रतिबिंब आपको मिल सकता है। और प्रकृति छोटा भी बनता है, मतलब एक ही दर्पण से आपको सीधा, उल्टा, अलग अलग तरीके के प्रतिबिंब मिल जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने अभी तक सीखी। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि किरण आरेख बनाने के लिए आपको बिंब की स्थिति पता होनी चाहिए, यानी वस्तु की स्थिति, और दर्पण तो हमको पता ही है। तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत बेसिक से कि इस बिंब की स्थिति को हम कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या कोई तरीका है? तो यस, तो अभी हम सीखते हैं। अभी आइए इसको समझिए। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक चीज़ सीखी थी। क्या चीज़ सीखी थी? कि मान लीजिए ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, और सॉरी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। अब जरा देखिए क्या था, ये जो मुख्य अक्ष है इस पे दर्पण पे जो पॉइंट है उसको पी बोल रहे हैं, ध्रुव, ये हमने सीखा था। एक पॉइंट, हमको इन पॉइंट्स पे ही खेलना है। ये है फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट। और ये तीसरा पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए दर्पण पे, पी ध्रुव पोल, और ये है एफ फोकस, एंड सी है सेंटर। अभी इन 3 पॉइंट्स को लेके हमको क्या करना है? तो ये जो, अभी इसको समझिए, ये जो 3 पॉइंट्स हमने बात की, तो अभी जो स्थितियां हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो अभी हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया है, इन पॉइंट्स के ए पी एफ सी, तो हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं पी एफ सी, इन 3 पॉइंट्स को बेस मान के हम अपने पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट की स्थिति को चुनेंगे। तो पहला स्थिति हो सकती है जब आप पी और एफ के बीच में वस्तु को रख सकते हो, यहाँ कहीं भी बीच में।
दूसरा आप एफ पे रख सकते हो, तीसरा सी और एफ के बीच में वस्तु को रख सकते हो, चौथा सी पे रख सकते हो, और पांचवा सी से थोड़ा पीछे बिहाइंड सी या सी से परे, और अंतिम स्थिति हो जाएगी जब आप अनंत पे रखोगे। तो हम देखिए, पहली स्थिति है एफ और पी के बीच में कहीं भी जब आप वस्तु को रखेंगे, तो ये पहली स्थिति है। तो पहली स्थिति, फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन कौन सी हम मान रहे हैं, सी व एफ के बीच, ठीक है। दूसरी कहाँ पे आ जाएगी, एफ पे, तीसरी इन दोनों के बीच में, चौथी सी पर, और पांचवी कहाँ पे आ जाएगी, सी के बाद कहीं पे भी, और लास्ट में जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाले हो, इन्फिनिटी पे रखने वाले हो, अनंत पे रखने वाले हो। ये सिक्स्थ पोजीशन है। तो अब आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। आपको जो भी पूछा जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि वस्तु अगर पी और एफ के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो आप निकाल सकते हैं। तरीका क्या होगा इसके बाद डिस्कस करेंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, एफ पर, तीसरी क्या होगी, सी और एफ के बीच में, चौथी क्या होगी, सी पर, पांचवी क्या होगी, सी से परे। ये जो पांचवी स्थिति है इसको बोलते हैं सी से परे, ठीक है, बिहाइंड सी, और ये अनंत पे है। तो इस तरीके से ये 6 स्थितियां हैं जो हमको पता होनी चाहिए। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, तो हमको बेसिक रूल पता है कि वस्तु से तो प्रकाश किरणें निकलती हैं, निकलेंगी तो वो क्या होंगी, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक वस्तु रखी, मान लीजिए कोई इंसान है, इससे बहुत अनंत प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो दर्पण पे टकराएंगी, तो दर्पण पे टकराएंगी तो उनका परावर्तन होगा। तो जब इनका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये किरणें इस परावर्तन टकराने के बाद कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर मिलेंगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलेंगी वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी सिंपल रूल क्या है कि दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पे भी प्रकाश की किरणें आपस में मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसके लिए अभी इन किरणों को लेके हमारे पास 3 नियम हैं, और वो भी मैंने सुविधा के लिए पी, एफ और सी के नियम की पॉइंट्स के आधार पे बनाया है। हालांकि मैंने नहीं बनाया, ये नियम है, और मैंने इसको सरल करने के लिए, इजी करने के लिए इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। तो मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। पी का नियम क्या है, ओके, तो पी का नियम क्या कहता है, पी का नियम ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये वस्तु रखी हुई है, इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें गिरने वाली हैं, तो मान लीजिए अगर कोई हमें प्रतिबिंब बनने के लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे से कोई भी 2 किरणें जिस बिंदु पे मिलेंगी वहाँ पे, तो किरणों का काटने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं पी एफ सी में से ये जो नियम मैं बताने वाला हूँ, कोई भी 2 नियम अगर आप लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए। तो मान लीजिए इस वाले केस में जब पी और एफ के बीच में वस्तु को रखा है, तो एक किरण एफ पी पे गिर रही है, तो ये पी पे गिरेगी तो ये कहाँ से होके जाएगी, कैसे जाएगी, इसके लिए पी का नियम है। तो ज़रा देखिए पी का नियम क्या है। पी का नियम, आइए आप समझते हैं पी का नियम। पी का नियम क्या है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण कोई कोण बनाते हुए पी पे गिर रही है, तो वो उतना ही कोण बनाते हुए पी से वापस लौट जाएगी। परावर्तन हो गया ना, तो देखो ये तो परावर्तन का नियम लग गया, यानी कोई भी किरण कितना भी कोण बनाता, मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पे गिर रही है, तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौटेगी। मान लीजिए ये 45 का कोण बनाते हुए यहाँ पे गिर रही है इस मुख्य अक्ष से, तो यहाँ भी ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए लौटेगी, 45। तो ये पी का नियम है, और अभी कैसे यूज करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा है, ये तो अवतल दर्पण के केस में था, उत्तल दर्पण के केस में भी जितना कोण बनाएगी उतना एक कोण बनाते हुए वापस लौटेगी। तो ये तो हो गया पी का नियम, ओके। अब है एफ का नियम क्या है, यानी फोकस का नियम। तो फोकस का नियम क्या है, एफ का नियम, ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी, मान लीजिए वस्तु इस तरीके से रखी हुई है यहाँ पे, तो इस वस्तु से जो प्रकाश किरण निकली, तो मान लीजिए एक प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई तो हमेशा ये कहाँ से होके जाएगी, एफ से होके जाएगी। बात समझ आ रही है।
अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो एफ से होके जाएगी। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। अगर वस्तु को आपने फोकस पे रख दिया तो ये प्रकाश यहाँ से निकल के दर्पण पे टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आपकी किताब में 4 नियम दिए हैं, मैंने उनको 3 में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर प्रकाश की किरण सीधे आ रही है, समांतर आ रही है तो एफ से होके जाएगी। ठीक है, चाहे यहाँ से भी अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर, तो एफ से होके जाएगी। ठीक है, और अगर वस्तु को यहाँ पे रख दिया तो यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी दर्पण पर टकराएगी और समांतर होके फिर अनंत की ओर बढ़ जाएगी। तो ये तो अवतल दर्पण के लिए था। उत्तल दर्पण के केस में देखिए मुख्य अक्ष से समांतर आई और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसी टकराया तो बाहर के लिए निकल गई। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके आ रही है। कहाँ से होके आ रही है? फोकस से। अच्छा, इन दोनों केसेस में ऐसा क्यों हुआ कि ये फोकस से गई और ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर आई है और ये बाहर की ओर आई है? देखिए, हमने परावर्तन के नियम लगाए। गोलीय दर्पण में जब भी आपको अभिलंब खींचना होता है तो आप सी से खींचते हैं। तो सी से जैसे आपने अभिलंब खींचा इस पॉइंट पे जहाँ पे आपतित किरण आई है, तो ये इस ओर अगर आई है तो दूसरी ओर आर बनाएगा, तो इसलिए किरण यहाँ से आई है। इस वाले केस में देखिए, ये आपतित किरण आई, इस बिंदु पे टकराई, यहाँ पे आपने सी से एक अभिलंब खींचा, तो देखिए आई इस ओर बन रहा है, यहाँ पे आई बन रहा है, तो अभिलंब के दूसरी ओर क्या बनेगा? आर बनेगा, तो इसलिए बाहर निकल गई। तो जब ये बाहर निकली है तो हम ये मानते हैं कि ये यहाँ एफ फोकस से होकर निकली होगी। ठीक है, तो ये हो गया एफ का नियम। ठीक है, अभी चलते हैं सी का नियम। सी का नियम क्या है? सी का नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण सी से होके ऐसे आ रही है तो वो बिना चेंज हुए सी से होके वापस लौटेगी, कोई चेंज नहीं होगा किरण में। तो मान लीजिए ये सी से ऐसे कोई रेज आई, दर्पण पे, मिरर पे टकराई और वापस से सी से होकर ही वापस चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, ये अगर रे आई, किरण आई, यहाँ पे टकराई, अगर आपने अविलंब खींचा तो कोण कितने का बना? आई बराबर 0 डिग्री का। ठीक है, तो आर भी कितना बनेगा? 0 डिग्री, परावर्तन के नियम के अनुसार, क्योंकि जितना आई होता है उतना ही आर भी होता है, कोण आर भी होता है। तो इसलिए जब आई कोण अगर आपका 0 डिग्री का बन रहा है तो कोण आर भी कितने का बनेगा? 0 डिग्री का। इसलिए ये बिना परिवर्तित हुए यहाँ से गुजरती हैं। दूसरा, इस केस में भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये 3 नियम थे PFC के। अभी हम सीखते हैं कैसे इन तीनों नियमों को अप्लाई करना है। 3 में से कोई भी 2 अप्लाई करने हैं, या आप PF का नियम लगाइए, या P और C का लगाइए, या F और P का, या ओके। तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं F और P पे अगर वस्तु रखी है। ठीक है, तो बिंब की स्थिति क्या है? P और F के बीच में। तो 1 बाई 1 करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सामने रख रहा हूँ और इसको करके देखते हैं। ओके, तो देखिए, हमको सबसे पहले क्या पता है? बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति हमको क्या दी गई है? हमको दी गई है F व P के बीच में, यानी आपकी जो वस्तु रखी हुई है वो P और F के बीच में रखी हुई है। ओके, अच्छा, अब दर्पण कौन सा है? दर्पण है आपका अवतल दर्पण। अच्छा जी, अभी बनाइए इसको। ये बन गया अवतल दर्पण, ये आपका बन गया P, ये बन गया F, ये बन गया C। कोशिश कीजिए, ये बहुत आसान है, इनके बीच की दूरी बराबर रखिए, अदरवाइज आपका जो रे डायग्राम है वो गड़बड़ हो सकता है। अभी ज़रा देखिए, वस्तु कहाँ पे रखनी है? P और F के बीच में। तो ये रख दी मैंने, P और F के बीच में वस्तु रख दी। अब देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, वस्तु P और F के बीच में। अब इससे अनंत प्रकाश की किरणें निकलेंगी, बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो अभी आपको कोई भी 2 नियम लगाने हैं, P का लगाइए, F का लगाइए, C का लगाइए। तो मैं पहले P का नियम लगा के देखता हूँ। तो P का नियम क्या कहता है? P का नियम ये कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो P पे कुछ कोण बनाते हुए गिरती है, तो ये वस्तु सीधी रखी हुई है, ये देखिए, ये P पे I कोण बनाते हुए गिर रही है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? I कोण बनाते हुए
क्या हो रहा है, गिर रहा है यहाँ पे। तो ये जो P से I कोण बना रहा है, तो R कोण बनाते हुए ये किरण क्या हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, निकल जाएगी। ओके, एक नियम लगा दिया P का। लेकिन अगर प्रतिबिंब बनना है तो दो किरणों का मिलना जरूरी है। तो दो किरणें क्या कौन सी होंगी, क्या होंगी, उसको समझते हैं। ओके, तो ये दो किरणें जो होंगी उसके लिए दूसरी किरण के लिए हमें दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। ओके, तो दूसरा नियम हम किसका लगाएं, एफ का भी लगा सकते हैं, सी का भी लगा सकते हैं। ओके, तो मैं अभी एफ का नियम लगा रहा हूँ। तो एफ का नियम क्या कहता है, एफ का नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये अवतल दर्पण है और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए प्रकाश किरण वस्तु से, तो एफ से होके जाएगी। आइए लगाते हैं इसको। ये देखिए, मैं इसको दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ सो दैट इसको लेके थोड़ा सा क्या रहे, क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो ये देखिए, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गिरी। देखिए, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गई, तो समांतर गई तो कहाँ से होके जाएगी, ये जाएगी एफ से। ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों किरणें हैं ये थोड़ा सा मेरा ऊपर को बन गया है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से जाएगी। ओके, तो ये दो किरणें हैं, ये इस तरीके से गई। ओके, अब देखिए, ये जो दो किरणें हैं ये एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। अब ये कहाँ मिलेंगी, यहाँ तो मुझे मुश्किल लग रहा है मिलना, क्योंकि ये एक दूसरे से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ते जा रही है, दूरी बढ़ते जा रही है, तो ये सामने की ओर तो मिलेंगी नहीं यहाँ कहीं। तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये दोनों किरणें पीछे कहीं मिल रही होंगी। तो हम इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, इस तरीके से पीछे बढ़ाते हैं, तो यहाँ कहीं मिलती हैं पीछे। तो जहाँ पे ये मिलती हैं ये किरणें, यहीं पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसको मैंने डॉट डॉट करके ये प्रतिबिंब बना दिया, तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो अब आप देखिए, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था एफ और पी के बीच में। ऑब्जेक्ट था इतना छोटा, इसका साइज़ देखिए, ये इसका साइज़ है। और प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, दर्पण के पीछे की ओर बना। वस्तु आपने सीधी रखी थी, प्रतिबिंब भी आपका मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बन रहा है, यानी सीधा बन रहा है। और ये देखिए, दर्पण से पीछे सीधा और बड़ा बन रहा है। तो अब अगर आपको प्रतिबिंब के बारे में अपना कंक्लूजन लिखना है, रिजल्ट लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, इसकी सबसे पहले क्या लिखना होता है, स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, दर्पण के पीछे। ओके, दर्पण के पीछे। दूसरा, साइज, यानी दर्पण का साइज, प्रतिबिंब का साइज क्या है, तो यह है बड़ा, अत्यधिक बड़ा कह सकते हैं, बड़ा बन रहा है। तीसरा, प्रकृति। अच्छा, अभी प्रकृति में क्या है, ये सीधा है प्रतिबिंब या उल्टा है। भाई देखिए, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर अगर वस्तु आपने सीधी रखी है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। तो ये इसका मतलब, ये तो क्या है, सीधा। अब सीधा तो है, लेकिन जो सीधे होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी। अच्छा जी, अब ये आभासी क्यों है, आभासी इसलिए भी है कि आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जब प्रकाश किरणें एक्चुअल में नहीं मिल रही होती हैं। देखिए, यहाँ पे आपने ये जो प्रकाश किरणें हैं दर्पण से टकराई और ये प्रकाश किरणें आगे निकल गई, तो ये सामने की ओर नहीं मिली हैं। अगर ये प्रतिबिंब यहाँ कहीं मिलती तो ये प्रकाश किरणें आपस में एक्चुअल में मिलती, तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनता, आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनता। लेकिन ये तो ऐसा भी है नहीं, तो हमने इनको पीछे बढ़ाया हुआ है। तो पीछे बढ़ा के ये पीछे जहाँ पे मिल रही हैं, तो ये कल्पना की है आपने एज्यूम किया है कि ये पीछे मिल रही हैं, तो इसलिए ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। तो एक चीज़ याद रखिए, जो प्रतिबिंब सीधे होते हैं वो हमेशा आभासी होते हैं, और जो आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी है ना इस चीज़ को समझना। आप अगर ये भी चाहें कि अगर इसमें तीसरा सी का नियम भी लगा लें, तो सी का नियम भी अगर लगा लेंगे तो कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। इस तरीके से अगर आप एक लाइन खींच देंगे, तो अगर मान लें कोई प्रकाश किरण अगर ऐसे जा रही है,
तो ये देखिए अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होके जाएगी, सी से होके जाएगी। तो भी देखिए ये तीनों किरणें तब भी एक दूसरे से फैल के चल रही हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि अगर हमको बिंब की स्थिति पता है, कहाँ पे वस्तु को रखा गया है, और दर्पण कौन सा है ये पता है, और अगर हमको तीन नियमों के बारे में अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, क्लैरिटी है, तो हम पर किरण आरेख बना सकते हैं इस तरीके से, बहुत आसानी से। हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, और हम प्रतिबिंब के बारे में ये तीनों इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, यानी स्थिति क्या, पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगी, बड़ा होगा छोटा होगा, और तीसरा प्रकृति, सीधा बनेगा आभासी बनेगा। तो ये बेसिक हमने आज सीखा। होप कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप अदर केसेस लेके देखिए। तो मैं एक और केस ले रहा हूँ, उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और वो केस है बिंब की स्थिति। अगर मान लो बिंब कहाँ पे रखा है, सी पर अगर रख दें, तो सी पर रखेंगे, और दर्पण हम अवतल दर्पण ही ले रहे हैं, तो आपका किरण आरेख कैसे बनेगा ज़रा इसको समझिए। बाकी केसेस आप कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है समझने में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, मैं उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, है ना। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है सी पर। ओके, तो सी पर ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, सीधा रखा हुआ है मुख्य अक्ष पे ऊपर की ओर। अभी इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, बहुत सारी प्रकाश किरणें। तो हम यहाँ पे कोई भी नियम लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक नियम लगा रहा हूँ, एफ का नियम। तो एफ के नियम के लिए मैं कह रहा हूँ कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो जब ये समांतर गई तो कहाँ से होके जाएगी, ये फोकस से होके निकलेगी। तो ये फोकस से होके निकल गई। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर मैं एफ से होकर कोई प्रकाश की किरण निकालूं, तो एफ का ही नियम लगा रहा हूँ। तो अगर ये एफ से होके जा रही है, तो जब ये टकराएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे मिल रही हैं, सी के नीचे ही मिल रही हैं। लेकिन इस केस में देखिए अभी मैंने केवल एफ का ही नियम लगाया है दोनों किरणों के लिए, और मेरा प्रतिबिंब मुझे सी के नीचे ही मिल गया। वस्तु मैंने सीधी रखी थी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, प्रतिबिंब मेरा कहाँ बना है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर सी पर ही बना है। और साइज भी देख लीजिए, इतनी बड़ी अगर ये है तो इतना ही बड़ा आपका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब के लिए आप लिख सकते हैं इन पहली चीज़ पोजीशन, स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या कहाँ पे बनी है, सी पर। बिंब की स्थिति क्या थी, बिंब की स्थिति सी। प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना, सी पर। दूसरा साइज, तो साइज क्या है, साइज समान। तो जब आपका वस्तु को, बिंब को सी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब बिंब के समान यानी ऑब्जेक्ट के समान ही बनता है। और तीसरा प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। तो देखिए नीचे की ओर बना है यानी उल्टा बना है। दूसरा जो उल्टा होता है, अभी देखिए प्रकाश किरणें एक्चुअल में मिल रही हैं इस सी पॉइंट, इसके नीचे यहाँ पे, तो यानी एक्चुअल में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो अभी आपको समझ आया कि जो वास्तविक होते हैं प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, और जो उल्टे हैं वो वास्तविक हैं, राइट, समान है। तो जब वस्तु को आप सी पे रख दोगे तो आपका प्रतिबिंब भी आपको सी पे मिलेगा, उतने ही साइज का, उतना ही साइज होगा, है ना, समान साइज का। और नेचर जो होगा, इसका प्रकृति होगी वो भी उल्टी और वास्तविक। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। आप इसके बाकी केसेस को भी खुद से करके देखिए। अगर आपको कहीं पे अगर कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उस पर आपको आंसर्स करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।